हेलो दोस्तों, आज हम ज्वालामुखी का निर्माण और उसका उद्गार कैसे होता है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये ज्वालामुखी के संबंध में जानकारी लेने के पहले हमको थोड़ा संक्षेप में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना होगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड है। जो ऊपर का जो भूपटल है उसको हम ऊपरी प्रॉपर्टी को भूपटल कहते हैं, जिसमें महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल का समावेश होता है। और देन अगर हम बात करें उसके बाद, तो नेक्स्ट जो आंतरिक संरचना में है वो है मेटल, जिसको हम प्रावार के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से ज्वालामुखी का निर्माण होता है या यहीं से ज्वालामुखी उद्गम होता है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में यदि हम सबसे आंतरिक भाग में जाए तो उसे हम क्रोड कहते हैं। और क्रोड मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है, एक तो आंतरिक क्रोड और दूसरा है बाहरी क्रोड। तो इस तरीके से पृथ्वी का आंतरिक संरचना है। भूपटल जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, मेटल जिसको हम प्रावार कहते हैं, और क्रोड। इन 3 भागों में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो ज्वालामुखी का जो निर्माण है वो मुख्यतः प्रावार से होता है या मेटल से ही होता है। तो देन अब ये जो पिछला पीरियड में हमने देखा था कि कैसे पृथ्वी के जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उसके कारण जो मंद हलचल है और शीघ्र हलचल, ये 2 प्रकार के हलचल होते हैं। तो मंद हलचलों से पर्वतों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है, और शीघ्र हलचल से जो भूकंप और ज्वालामुखी ये घटित होते हैं। तो शीघ्र हलचल में हमने भूकंप क्या है, भूकंप कैसे आते हैं, इन सब के बारे में जो चर्चा है हम पिछले वीडियो में कर लिया है। तो यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है तो ऊपर बेल आइकन में आप ऊपर में आई बटन पर आप क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्वालामुखी क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ज्वालामुखी जो भूपटल को फोड़कर धुआं, राख, बाष्प एवं गैसें बाहर निकलने की क्रिया को ही कहते हैं। जो आंतरिक ऊर्जा है वो आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलने का निरंतर प्रयास करती रहती है, और जहाँ भी उसको भूपटल का जो भू प्रॉपर्टी है कमज़ोर लगता है वहीं से जो ऊर्जा वो बाहर निकलती है। और ये ऊर्जा के साथ धूलकण होते हैं, राख है, बाष्प है, गैस है, लावा है इत्यादि के रूप में जब पृथ्वी से बाहर निकलता है तो इसे ही हम कहते हैं वोल्केनो या ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी एक शंक्वाकार पर्वत होता है और जिसमें भूगर्भ से नली के द्वारा उष्ण बाष्प, गैसें, लावा एवं अन्य चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर होता है। ज्वालामुखी का तात्पर्य केवल उस छिद्र या दरार से है जिसके द्वारा ज्वालामुखी भूगर्भ से लावा, गैसें, बाष्प एवं राख इत्यादि पदार्थ समय समय पर बाहर निकलते रहते हैं। ज्वालामुखी क्रेटर भी हम कहते हैं, और जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है उस नली को ज्वालामुखी हम नली के नाम से भी जानते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के क्या कारण है उसे हम समझ सकते हैं। तो ज्वालामुखी निर्माण क्यों होते हैं, आखिर उसका कारण क्या है। तो इसमें नंबर 1 है कि भूतापीय एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं एवं विघटनात्मक के कारण पृथ्वी के गर्भ में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, जिससे भूगर्भ के पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है और वे बाहर निकलने का सतत प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। नंबर 2 में है भूगर्भ की गैसें तीव्र ताप के कारण
तरल हो जाती है और तरल होने के साथ ही उसका आयतन बढ़ जाता है और वे बाहर निकलने का प्रयास करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाता है। नंबर तीसरा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद गैसें, तरल, लावा, पृथ्वी की हलचल और मैग्मा पर गैसों एवं वाष्प का दबाव पड़ने से फैलती है और लावा को ऊपर फेंकती है, जो उद्गार के साथ जल, वाष्प और राख के साथ बाहर निकलता है। नंबर फोर्थ है भूमिगत जल से वाष्प बनती है, जिससे गैसें फैलती है और गैसों के कारण ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है या उद्गार होता है। तो उपरोक्त सभी कारणों से लावा, वाष्प तथा गैसें पृथ्वी की वलन, भ्रंशन और अन्य हलचलों से भू प्रॉपर्टी जहाँ भी कमज़ोर होती है वहाँ से मैग्मा तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है और पपड़ी को तोड़कर बाहर निकलना ही ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार को हम 3 भागों में बांट, जिसमें पहला नंबर पर है केंद्रीय ज्वालामुखी, जिसको हम विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भेदन भी कहते हैं, एक्सप्लोसिव और सेंट्रल इरप्शन भी कहा जाता है। तो केंद्रीय ज्वालामुखी हम किसे कहेंगे या केंद्रीय ज्वालामुखी उद्गार हम किसे कहेंगे, तो इसको हम समझ सकते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय शिला रस भूपृष्ठ के आंतरिक भागों में से एक नली जैसे मार्ग से बाहर निकलता है। इसी क्रिया में ज्वालामुखी से बाहर आए पदार्थ नली के मुख के पास फैल जाते हैं। इससे शंक्वाकार ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे जापान में फ्यूजियामा, जापान में यदि हम उदाहरण देखें तो जापान में फ्यूजियामा इसका एक बढ़िया उदाहरण है। और तंजानिया में किलिमांजारो पर्वत यह केंद्रीय ज्वालामुखी और उससे तैयार शंक्वाकार पर्वत के उदाहरण है। इसको हम आकृति में भी देख सकते हैं कि केंद्रीय ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है तो इस तरीके से हमको भू आकृति दिखाई देने को मिलती है। जो नली से ज्वालामुखी का लावा आएगा उसके ज्वालामुखी नली कहते हैं, और मुख को हम ज्वालामुखी, ये जो मुख आप देख रहे हैं इसको क्रेटर कहा जाता है। और इस तरीके से एक शंक्वाकार पर्वत का निर्माण हो जाता है। अब नंबर दूसरा में जो ज्वालामुखी उद्गार का जो दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं भ्रंश ज्वालामुखी या दरारी ज्वालामुखी के भी नाम से हम जानते हैं इसे। तो भूगर्भिक हलचलों से भूपर्वती की चट्टानों में दरारें पड़ जाती है और इन्हीं दरारों से जब लावा बाहर निकलकर धरातल पर प्रवाहित होने लगता है तो ऐसे उद्भेदन को हम दरारी उद्भेदन या तो हम उसको विद्री उद्भेदन के नाम से जानते हैं। तो अगर भारत में यदि हम देखें तो दक्कन का पठार का जो निर्माण है वो इसी ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। और साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का स्नेक नदी का जो प्रदेश है वो इसी प्रकार के उद्भेदन से निर्माण हुए हैं। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के आकृति को या भूरूप को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर चट्टानों में दरारें हैं वहीं से ज्वालामुखी लावा बाहर आता है और एक कालांतर में वो ठंडा होने से जम जाता है और जिससे यहाँ पर पठारों की निर्मित होती है। भारत में दक्कन का पठार जिसका एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। नंबर तीसरा है वो है शांत उद्भेदन, जिसको हम कहते हैं फिशर इरप्शन। तो इसके अंतर्गत जो शांत उद्भेदन के अंतर्गत यह पृथ्वी के ठंडे होने की द्वितीय दशा से संबंधित है। जब पृथ्वी की
पपड़ी इतनी मोटी हो गई कि मैग्मा किसी स्थान पर पपड़ी को तोड़कर नहीं निकल सकता, तो यह उद्गार कतिपय निर्बल तथा दरार वाले क्षेत्रों में होता है और इन उद्गारों में भीषणता नहीं होती, अतः इन्हें शांत उद्भेदन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें आप तो समोआ, हवाई तथा आइसलैंड के ज्वालामुखी इस वर्ग के उत्तम उदाहरण हैं। तो ये ग्राफ में भी आप मानचित्र में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो जापान का जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी, इटली का विसुवियस ज्वालामुखी, जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, ये केंद्रीय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। और भारत में जो दक्षिण का पठार है, ये एक दरारी उद्भोदन का उत्तम उदाहरण है। दोस्तों, विश्व के मानचित्र में हम जो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर इटली में आप देखेंगे तो इटली में जो विश्व के विसुवियस, स्ट्रोम्बोली, एटना, ये विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखी का क्षेत्र माना जाता है। उसी प्रकार यदि आप उत्तरी अमेरिका में जाए तो जो सेंट हेलिना, ये जो ज्वालामुखी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जो आप देख सकते हैं इसका पोजीशन। और उसके बाद में मोना लाओ, ये जो ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। और उसी प्रकार से पारीकटिन जो है, ये पारीक्विटिन, ये जो ज्वालामुखी है मैक्सिको में स्थित है। और यहाँ पर अब यदि आप जाए दक्षिण अमेरिका में तो कोटोपाक्सी ज्वालामुखी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और इधर भी दक्षिण अफ्रीका का ये जो क्षेत्र है, ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का, तो ये देख सकते हैं आप। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर का ये जो क्षेत्र है ये ज्वालामुखी क्षेत्र वाला प्रदेश है। और उसी प्रकार से यदि आप अफ्रीका महाद्वीप में आए तो किलिमांजारो, सोमाली वाला जो क्षेत्र है ये ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से यदि आप ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर चले जाए ये अटलांटिक महासागर में, तो ये क्षेत्र भी ज्वालामुखी क्षेत्र वाला प्रदेश या क्षेत्र माना जाता है। और यदि हम इधर जापान में आ जाए तो जापान का फ्यूजियामा, आपको पता है कि ये जो ज्वालामुखी है जापान में प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से ज्वालामुखी का जो वितरण है पूरी दुनिया में वो इस तरीके से है। उसी प्रकार ये जो इंडोनेशिया का क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है ये भी प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जावा सुमात्रा द्वीप है भारत के पास, तो यहाँ भी ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो इस तरीके से पूरी जो विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी का वितरण कैसा है। तो ज्वालामुखी के वितरण को परिप्रशांत पेटी और प्रशांत महासागर के विस्तृत भूभाग वाला ज्वालामुखी क्षेत्र, हिंद महासागर का पेटी, अरब अफ्रीका की पेटी, ये जो अरब अफ्रीका की पेटी आप देख रहे हैं ये क्षेत्र, और भूमध्य सागरीय पेटी, जिसको ये जो क्षेत्र है ये भूमध्य सागरीय पेटी में आता है, और पश्चिम में द्वीप की पेटी, इस तरीके से, और अन्य बिखरे हुए भाग। तो इस तरीके से हम संपूर्ण विश्व को ज्वालामुखी के वितरण में देख सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ज्वालामुखी का उद्गार एक प्रलयकारी और एक दर्दनाक घटना है जिसमें लाखों मानव अचानक काल के गाल में समा जाते हैं। अगर आप देखेंगे इतिहास में तो अप्रैल 1815 में इंडोनेशिया में तांबोरा और सुबाम्बा जो क्षेत्र थे वहाँ पर सर्वाधिक विनाशकारी विस्फोट हुआ था, और जहाँ
जहाँ पर लगभग 92,000 लोग मारे गए थे। और 1833 की बात करें हम तो इंडोनेशिया में क्राकाटुआ द्वीप में ज्वालामुखी उद्गार से तो जो इंडोनेशिया का 2/3 भाग ही उड़ गया था और इस तरीके से ज़बरदस्त विस्फोट हुआ था। और इस क्राकाटुआ के विस्फोट से लगभग 160 किलोमीटर दूरी तक के मकानों के जो खिड़कियां हैं वो टूट गई थी और इससे लगभग 36,000 लोगों के मृत्यु हुए। और 1902 में अगर हम बात करें तो माउंट पेली ज्वालामुखी से निकलने वाली विषाक्त गैसों से 8 किलोमीटर दूर स्थित सेंट पियरे नगर के 30,000 लोग हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए। तो इस तरीके से ज्वालामुखी मानव के लिए एक प्रलयकारी एवं दर्दनाक घटना है। अब इन दर्दनाक घटना के साथ साथ ज्वालामुखी से कुछ हमें लाभ भी होते हैं। इससे भूतापीय ऊर्जा, उपजाऊ मिट्टी, खनिज पदार्थ आदि प्राप्त होते हैं और साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों के उद्भव से पर्यटन क्षेत्रों का विकास भी होता है। मगर यदि हम लाभ की तुलना में यदि हानि की बात करें तो इसमें हानि ज़्यादा है। इसका प्रलयकारी रूप अति भयावह होता है। जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी आ जाए वहाँ मानव का बसाव असंभव सा होता है। तो इस तरीके से आज हमने ज्वालामुखी का विश्व में वितरण, ज्वालामुखी का उद्गार, ज्वालामुखी के प्रकार, ये सारी बातों का चर्चा हमने इस अध्याय में किया है या इस वीडियो में किया है। अब आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।